बुझने लगी हूँ आंखें तेरी, चाहे थमती हो रफ्तार, उखड़ रही हो सांसें तेरी, दिल करता हो चीत्कार। दोष विधाता को न देना, मन में रखना तू ये आस, रण विजयी बनता वही जिसके पास हो आत्मविश्वास। तो जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए लाया हूं एक और शानदार चैप्टर मेरे प्यारे बच्चों, अर्थशास्त्र के अंतर्गत विकास नामक चैप्टर। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब तक हम लोग इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र को विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों की बातें कर चुके हैं। आज हम लोग अर्थशास्त्र के अंतर्गत पहला चैप्टर विकास के बारे में पढ़ेंगे और उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसकी जो है चर्चा करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है आपका बहुविकल्पी में, क्या लिखा है कि प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है। पहला प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों कि प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है, लिखा है ना, प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है। तो विकल्प दिया है एक देश की वस्तुओं व सेवाओं से अर्जित आय। विकल्प बी दिया है एक देश के आधे से अधिक सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित आय। गा विकल्प दिया है राष्ट्रीय आय में जनसंख्या को भाग देकर प्राप्त आय। घा दिया है उपर्युक्त सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों, सारे विकल्प नहीं सही होंगे, गा वाला विकल्प सही होगा। राष्ट्रीय आय यानी देश की जितनी आय है उसमें जो है अपने देश की जनसंख्या से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, भाग दे देना है। तो जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसी को बोला जाता है प्रति व्यक्ति आय। कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मानव विकास रिपोर्ट तैयार करता है। तो कौन सा संगठन मानव विकास रिपोर्ट तैयार करता है, तो यूएनडीपी। यूएनडीपी प्यारे बच्चों, यहां पर प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय को ही क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, औसत आय को। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है निम्नलिखित देशों में से किस देश का मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार भारत से अधिक ऊंचा स्थान है। तो श्रीलंका। तो श्रीलंका जो है विकास के मामले में हमसे भी अच्छे स्थान पर है प्यारे बच्चों। किसके लिए, मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत। ठीक है, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो हरियाणा की जो है प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। अन्य प्रश्न है प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 6 कि निम्नलिखित देशों में से मानव विकास सूचकांक के लिहाज से किस देश की स्थिति अन्य से बेहतर है। तो म्यांमार क्या है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल से बेहतर है। अगला प्रश्न है आपका 2022 और 23 में भी पूछा है कि किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार क्या है। तो स्वास्थ्य और शिक्षा का स्तर ये भी जरूरी है। प्रति व्यक्ति आय ये भी बहुत आवश्यक है। व्यक्तियों का साक्षरता स्तर यानी पढ़े लिखे होने चाहिए। उपर्युक्त में से सभी, तो विकल्प आपका ऑल करेक्ट है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है। विकसित देश का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, जो विकास कर चुके हैं यानी काफी ज्यादा धनी है। ठीक है, जैसे ब्राजील, भारत, फ्रांस, बांग्लादेश। तो कौन सा देश है आपका, फ्रांस क्या है, विकसित देश है। ठीक है, वो डेवलप कर चुका है ना मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या है कि मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत को कौन सा स्थान मिला। तो 130वां। भारत अभी भी सोचिए 130वें स्थान पर है। भारत की स्थिति अभी भी दयनीय है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। अगला प्रश्न क्या लिखा है वो देखिए, 10वां प्रश्न लिखा है 2022-23 में पूछा है। लिखा क्या है देखिए जरा कि निम्न पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से भी बेहतर है। तो श्रीलंका की स्थिति क्या है, भारत से भी बेहतर है। अगला प्रश्न क्या है, सामान्यतः किसी देश का विकास निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, औसत साक्षरता स्तर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, उपर्युक्त में से सभी। तो ये सारे विकल्प जो है क्या है, मानव विकास के लिए जरूरी है। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य है। तो नियमित कार्य, बिल्कुल, उपज की उचित कीमत, बेहतर मजदूरी, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी विकल्प क्या है प्यारे बच्चों, सही है, ग्रामीण क्षेत्र के डेवलप के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो औसत आय को ही जो है प्रति व्यक्ति आय के नाम से जाना जाता है। इसके पहले हम प्रश्न करा चुके हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम साक्षरता दर। तो केरल की जो साक्षरता दर है वो भारत में सर्वाधिक है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे ज्यादा जो है साक्षरता दर कहाँ की है, केरल की। तो विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या है, औसत आय।
है ना। नेक्स्ट क्या है, शिशु मृत्यु अनुपात निकाला जाता है कैसे, 1000 जीवित बच्चों पर जो है क्या किया जाता है, शिशु मृत्यु अनुपात निकाला जाता है, यानी 1000 बच्चे अगर जीवित हैं, है ना, तो उसी के जो है तहत शिशु मृत्यु अनुपात निकाला जाता है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, लघु उत्तरीय प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि मानव विकास में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है। मानव विकास में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है। तो मानव विकास में स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। स्वास्थ्य से तात्पर्य व्यक्ति के सर्वमुखी विकास से है। स्वास्थ्य से अभिप्राय केवल जीवित रहना या रोगों का निवारण करना ही नहीं है, बल्कि जनसंख्या नियंत्रण, परिवार कल्याण और नशीले पदार्थों पर रोक लगाने आदि पक्षों पर भी ध्यान दिया जाता है। जिन देशों में लोगों को स्वास्थ्य संबंधी ये सभी सुविधाएं मिलती हैं, उन देशों में स्वस्थ मानव संसाधन देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में सक्रिय योगदान देकर देश को विकसित देशों की श्रेणी में ला सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, विकास तभी होगा जब हम स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ तभी रहेंगे जब हम अपने नियमों का अच्छे से क्या करेंगे, पालन करेंगे। हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा भोजन करेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रखेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, अपने विकास को, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकेंगे। अगला प्यारे बच्चों प्रश्न क्या है कि आय के आधार पर विभिन्न देशों की तुलना कैसे की जाती है। आय के आधार पर, इनकम के बेस पर जो अदर कंट्रीज हैं उनकी जो है कंपेयर कैसे करते हैं, आइए जरा जानते हैं। तो देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण मानक समझी जाती है। जिन देशों की आय अधिक है उन्हें अधिक विकसित समझा जाता है और कम आय वाले देशों को कम विकसित। यह धारणा इस बात पर आधारित है कि अधिक आय से इंसान की जरूरत की सभी चीजें प्रचुर मात्रा में यानी अधिक मात्रा में उपलब्ध कराई जा सकती हैं, इसलिए ज्यादा आय अपने आप में विकास का प्रमुख मापदंड है। नेक्स्ट प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, क्या है कि धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो धारणीयता से अभिप्राय है सतत यानी लगातार पोषणी विकास, अर्थात ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी तक ही सीमित न रहे बल्कि आगे आने वाली पीढ़ी को भी मिले। ठीक है, तो वैज्ञानिकों का कहना है कि हम संसाधनों का जैसे प्रयोग कर रहे हैं उससे लगता है कि संसाधन शीघ्र समाप्त हो जाएंगे। आप देखिए मिट्टी के तेल खत्म हो गए हैं, है ना, बहुत ही कम मिलता है, रेयर केसेस में ही मिल रहा है। पहले क्या होता था प्यारे बच्चों, कोटा में आता था, है ना, अब तो मिलता ही नहीं है और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए नहीं बचेंगे। आने वाले बच्चे पूछेंगे मिट्टी का तेल कैसा होता था। तो यदि हमें विकास को धारणीय बनाना है अर्थात निरंतर जारी रखना है तो हमें संसाधनों का प्रयोग इस तरह से करना होगा जिससे विकास की प्रक्रिया निरंतर जारी रहे और भावी पीढ़ी के लिए संसाधन बचे रहें। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या है, क्या लिखा है कि एक विकसित देश की क्या विशेषताएं होती है। एक जो डेवलपमेंट कंट्रीज होता है ना, जो बढ़िया देश होता है, जो विकास कर चुका है, उसकी क्या विशेषता होती है। पहली चीज तो ध्यान रख ले कि एक विकसित देश की प्रमुख विशेषताएं क्या है कि उच्च जीवन स्तर, यानी वहाँ का जो लिविंग लाइफ है ना बहुत हायर रहता है, बहुत उच्च लेवल का रहता है। उच्च जीडीपी यानी वहां पर जो सकल घरेलू उत्पाद है, वहां का जो जीडीपी है ना, वो क्या होता है प्यारे बच्चों, बहुत हाई होता है। उच्च बाल कल्याण यानी बाल कल्याण के लिए बहुत सारे काम होते हैं। उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधा होती है, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल होते हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर होते हैं। उत्कृष्ट परिवहन, संचार और शैक्षिक सुविधा यानी अच्छे अच्छे विश्वविद्यालय कॉलेज रहते हैं। बेहतर आवास और रहने की स्थिति, औद्योगिक यानी उद्योग, बुनियादी ढांचा यानी उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और जो टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस होता है यानी तकनीकी उन्नति, उच्च प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशा आदमी वृद्धि, यानी कुल मिला के सब कुछ अच्छा रहता है किसी देश को तो हम उसको क्या कहते हैं, विकसित देश। ठीक है, जैसे अमेरिका हो गया, जापान है, ये सब क्या है, विकसित देश हैं, क्योंकि इनकी स्थिति, इनकी जो कंडीशंस है हमारे देश से कई मतलब कि कह सकते कई गुना बेहतर है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है
कि राष्ट्रीय आय वृद्धि हेतु कोई 3 उपाय सुझाइए। तो कोई 3 उपाय राष्ट्रीय आय वृद्धि हेतु, मतलब राष्ट्र की जो आय होगी अगर वो वृद्धि होगी कैसे होगी, तो उसके लिए उपाय है। तो पहली चीज तो प्यारे बच्चों, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण रखें। भारत में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ने के कारण प्रति व्यक्ति आय कम है, अतः राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं हो पाती। इसलिए देश के नागरिकों को शिक्षित करना और उन्हें जनसंख्या वृद्धि के गंभीर परिणामों से अवगत कराने की आवश्यकता है। प्यारे बच्चों, छोटा परिवार सुखी परिवार सही कहा गया, क्योंकि अगर ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर आपके परिवार में 5 बच्चे हैं और 5 बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं, अगर किसी के परिवार में 2 बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो सोचिए जरा, जो 2 बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनको क्या होगा, उनको बढ़िया सुख सुविधाएं मिल जाएंगी। अब 5 बच्चे रहेंगे तो उनको क्या होगा कि जो 2 बच्चों में बांटना चाहिए वो 5 बच्चों में बटेगा कि नहीं। अब 5 बच्चों में बटेगा, थोड़ा थोड़ा बटेगा, वही चीज 2 बच्चों में बांटना होगा तो क्या होगा, वो मतलब अधिक अधिक पाएंगे। तो इसलिए प्यारे बच्चों, वैसे भी अनुमान लगा सकते हैं कि अगर छोटा परिवार है तो वहां पर सुख साधन की सुविधाएं और बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, कृषि विकास के प्रयास। भारत एक कृषि प्रधान देश है, हमारे देश की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान सबसे अधिक है, लेकिन देश में आज भी परंपरागत तरीके से कृषि कार्य किया जाता है, जिससे उपज काफी कम प्राप्त होती है। यदि कृषि का आधुनिकीकरण किया जाए तो कृषि उपज में वृद्धि होने से देश की राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगी। तीसरा क्या है, तीसरा है बचत वृद्धि को प्रोत्साहन। देश की जनता में बचत के प्रति जागरूकता और पूंजी निर्माण में वृद्धि के प्रयास सरकार के द्वारा किए जाने चाहिए, जिससे अधिक उत्पादन किया जा सके। जब उत्पादन अधिक होगा तो रोजगार भी अधिक लोगों को मिलेगा, जिसके परिणाम स्वरूप प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। अगला प्रश्न है, शिशु मृत्यु दर रोकने के 3 उपाय क्या हैं। तो प्यारे बच्चों, शिक्षा का प्रसार। तो देश के नागरिकों में रूढ़िवादिता है ना, यानी अंधविश्वास और अज्ञानता को कम करने के लिए शिक्षा का प्रसार जरूरी है। प्यारे बच्चों, भीमराव अम्बेडकर क्या कहते थे, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, है ना, कहते थे कि नहीं। और कहते भी थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो शिक्षा क्या है प्यारे बच्चों, सभी समस्याओं का निदान है। तो शिक्षा का प्रसार होने से नागरिकों में नए नए विचार आएंगे और जागृति उत्पन्न होगी। अतः शिशु मृत्यु दर को रोकने के लिए स्त्रियों का शिक्षित होना अति आवश्यक है। अगर स्त्रियां शिक्षित रहेंगी तो बच्चे जो है स्वयं शिक्षित हो जाएंगे, वो खुद ही घर में ही शिक्षित काफी हद तक हो जाएंगे। दूसरा है जीवन स्तर में उन्नयन, यानी उन्नति। जीवन स्तर के सुधार में निर्धनता बड़ी बाधक है। प्यारे बच्चों, गरीबी क्या है, अभिशाप है। सभी के पास रोजगार होगा तो निर्धनता दूर होगी। फलस्वरूप गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक एवं संतुलित आहार के साथ साथ उपयुक्त वातावरण भी प्राप्त होगा। इससे शिशु मृत्यु दर में कमी आएगी। मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा है बाल चिकित्सालय। देश के प्रत्येक क्षेत्र में एक बाल चिकित्सालय की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें जन्म के बाद बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान अति शीघ्र किया जा सके, जिससे शिशु बाल मृत्यु दर में कमी आ सके। तो ये थे प्यारे बच्चों लघु उत्तरी प्रश्न। तो आइए हम लोग जो है क्या करते हैं, दीर्घ उत्तरी प्रश्नों पर प्यारे बच्चों विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें से पहला वाला क्या है प्यारे बच्चों, कि मानव विकास सूचकांक क्या है और मानव विकास नापने वाले मूलभूत अवयवों का वर्णन कीजिए। तो ये 2023 में प्रश्न पूछा है। तो सबसे पहले मानव विकास सूचकांक क्या होता है, आइए हम उसको पढ़ लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, मानव विकास सूचकांक एक ऐसा मापदंड है जिसके द्वारा विश्व के विभिन्न देशों का सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में उपलब्धियों के आधार पर स्थान निर्धारित किया जाता है। इस मापदंड द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न देशों की तुलनात्मक प्रगति का ज्ञान प्राप्त करने में सफल हुआ। ऐसा इसलिए किया गया जिससे कुछ ऐसे देशों की सहायता की जा सके जो उनके विकास के लिए आवश्यक है। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने 1990 में अपनी प्रथम मानव विकास रिपोर्ट में मानव विकास सूचकांक का प्रयोग किया, ताकि विश्व के विभिन्न देशों की सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में उपलब्धियों को आंका जा सके। तो इसके मूलभूत अवयव क्या हैं? तो मानव विकास का एक विस्तृत धारणा है कि इसमें मनुष्य के आर्थिक, सामाजिक
राजनीतिक जीवन का विकास शामिल है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव विकास को नापने के लिए 3 प्रमुख अवयवों का आधार बनाया। पहला क्या है? दीर्घायु। ठीक है, तो मानव विकास सूचकांक के अनुसार जिन देशों में जीवन प्रत्याशा यानी जीवन जीने की जो है आशा अधिक होगी उन्हें विकसित देश माना जाएगा। जैसे जापान में लोग क्या होते हैं? बहुत अधिक समय तक जीते हैं। इसमें केवल दीर्घ आयु ही शामिल नहीं है, बल्कि एक अच्छा और स्वस्थ जीवन जीना भी विकास के लिए जरूरी है। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति देश के विकास के लिए काम कर सकता है। जिस देश की जनसंख्या जितनी अधिक स्वस्थ रहेगी प्यारे बच्चों, उस देश का विकास उतना ही अधिक होगा, है ना। शिक्षा अथवा ज्ञान, तो किसी देश में जितने अधिक लोग साक्षर होंगे यानी पढ़े लिखे होंगे, उस देश के विकास का स्तर भी उतना अधिक ऊंचा होगा। एक साक्षर व्यक्ति देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तीसरा है प्यारे बच्चों जीवन स्तर, है ना। तो जिस देश के लोगों की प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी वह देश विकास की श्रेणी में उच्च स्तर पर गिना जाएगा, क्योंकि ऐसे देश में लोग न केवल अपनी आवश्यकताओं को ही पूरा करेंगे बल्कि एक अच्छा जीवन स्तर बनाएंगे जो विकास के लिए क्या है? जरूरी है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये तो था इसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। हम क्या करेंगे, एक प्रश्न यहाँ पर और जो है प्यारे बच्चों देखेंगे। ये प्रश्न क्या है 2022 में पूछा 23 में कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में क्या अंतर होता है, वो देखें जरा। तो देखिए, तो प्यारे बच्चों राष्ट्रीय आय क्या होती है और प्रति व्यक्ति आय। तो राष्ट्रीय आय अथवा लाभांश उत्पादन के साधनों द्वारा किसी एक निश्चित समय में प्रायः 1 वर्ष में उत्पादन किए गए प्रत्येक पदार्थ एवं सेवा की वास्तविक या शुद्ध मात्रा होती है। प्रति व्यक्ति क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय का अभिप्राय देश के एक व्यक्ति को निश्चित समय में यानी प्रायः 1 वर्ष में प्राप्त होने वाली आय से है। दूसरा क्या है प्यारे बच्चों कि राष्ट्रीय आय किसी देश में वर्ष भर उत्पादित की गई वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का संपूर्ण योग होती है। इसमें क्या होता है? किसी देश की राष्ट्रीय आय को उस देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाती है। यानी प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या होता है? वास्तविक आय पूरे बटे जनसंख्या का आकार। तो प्यारे बच्चों तीसरा क्या है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि आर्थिक विकास की सूचक नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय आय बढ़ने के साथ साथ यदि जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है तो सही अर्थों में आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा है। जबकि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि आर्थिक विकास होने का अधिक विश्वसनीय सूचक है। तो विभिन्न देशों की तुलना करने के लिए प्यारे बच्चों प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय से बेहतर है। ठीक है, तो आइए प्यारे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, एक प्रश्न और देख लेते हैं। और वो क्या है प्रश्न? तो तीसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों, विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है? तो विश्व बैंक का मापदंड केवल आय पर आधारित है। इस मापदंड की बहुत सी सीमाएं हैं। आय के अतिरिक्त भी कई अन्य मापदंड है जो विकास मापने के लिए जरूरी है, क्योंकि मनुष्य केवल बेहतर आय के बारे में ही नहीं सोचता बल्कि वह अपनी सुरक्षा, दूसरों से आदर और बराबरी का व्यवहार पाना, आज़ादी आदि जैसे अन्य लक्ष्यों के बारे में भी सोचता है। तो यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में विकास के लिए निम्नलिखित मापदंड अपनाए गए। जैसे नंबर 1 लोगों का स्वास्थ्य। तो मानव विकास का प्रमुख मापदंड है स्वास्थ्य या दीर्घ आयु। विभिन्न देशों के लोगों की जीवन प्रत्याशा जितनी अधिक होगी वह मानव विकास की दृष्टि से उतना ही अधिक विकसित देश माना जाएगा। दूसरा है शैक्षिक स्तर। तो मानव विकास का दूसरा प्रमुख मापदंड शैक्षिक स्तर है। किसी देश में साक्षरता की दर जितनी ज्यादा होगी वह उतना ही विकसित माना जाएगा, और यह दर यदि कम होगी तो उस देश को अल्प विकसित कहा जाएगा। जैसे प्यारे बच्चों अगर देखा जाए तो जिस देश में कम पढ़े लिखे लोग होंगे तो फिक्स है, जब कम पढ़े लिखे लोग होंगे तो वहाँ की जो है साक्षरता दर कम होगी। जब साक्षरता दर कम होगी तो बुद्धिमान लोगों की भी कमी होगी, और जब प्यारे बच्चों साक्षरता दर ही कम होगी तो विकास कैसे होगा, है ना। तो इसीलिए जो है विकसित देश में क्या होता है, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य, ये सारी सुविधाएं जो होती हैं बहुत अच्छे स्तर की होती हैं। तो प्रति व्यक्ति आय, तो मानव विकास का तीसरा मापदंड क्या है, प्रति व्यक्ति आय। तो जिस देश में प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी उस देश में लोगों का जीवन स्तर भी अच्छा होगा, और अच्छा जीवन स्तर विकास की पहचान है। जिन देशों में लोगों के प्रति व्यक्ति आय कम होगी लोगों का जीवन स्तर भी अच्छा नहीं होगा, ऐसे देश को विकसित देश नहीं माना जा सकता। तो मेरे प्यारे बच्चों ये तो थे महत्वपूर्ण प्रश्न।
मुझे आशा है कि आपको बेहद पसंद आया होगा। प्यारे बच्चों, ये चैप्टर बेहद छोटा सा था और वीडियो बहुत लंबा नहीं गया, तो आप लोग जो है अच्छे से प्यारे बच्चों पढ़ते रहें। दूसरा चैप्टर मैं जल्द ही अपलोड करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।